नमस्कार, मेरा नाम कमल है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, पिछले 3 महीने के करीब हो रहे हैं युद्ध को चलते हुए गाज़ा के अंदर। मगर अभी तक इज़राइल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जो वो अचीव करना चाहते थे, वो जो चाहते थे, वो पूरे नहीं हो पाए। पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि हम हमास का पूरी तरीके से खात्मा कर देंगे। हमास ही नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद वहाँ पे जितना है उसका खात्मा होना चाहिए, ज़रूरी है। और उसके बाद ये भी था कि अब हम गाज़ा स्ट्रिप का जो फ्यूचर होगा वो तय करेंगे, उनके कंट्रोल होना चाहिए किसी हद तक, खास तौर से सेना का। फिर उसके बाद 22,000 के लगभग लोग मर चुके हैं, मरने वालों में अधिकतर बच्चे और औरतें हैं। और काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है जो वहाँ पे था, वो डिमोलिश हो गए, उसमें अधिकतर मकान गिरा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग वहाँ से पलायन एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। ये बहुत छोटा-सा स्ट्रिप है और जिसके अंदर ये लोग बसे हुए हैं। बहुत दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है। और ये तकरीबन 23 लाख 24 लाख के करीब लोग हैं। मरने वालों की संख्या हर घंटे बढ़ रही है। अस्पताल ज़्यादातर काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो कुछ उनको दवाएँ मिल जाती हैं, उनके माध्यम से काम करते हैं। अस्पतालों को भी टारगेट बनाया गया है, स्कूलों को भी टारगेट बनाया गया है। इज़राइल का कहना ये है कि इनको इसलिए टारगेट बनाया गया कि यहाँ से आतंकवादी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। इज़राइल इनको आतंकवादी कहता है, बड़ी समस्या ये है कि उनको फ़िलिस्तीनी आतंकवादी नहीं मानते। वो कहते हैं ये रेजिस्टेंस फ़ोर्स है, ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, बातचीत के माध्यम से मसले हल नहीं हुए, इसलिए ये वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। और अधिकतर देश भी जो वहाँ पे हैं, उनको ये मानते हैं। देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात अर्ली 90s में हुई थी, मगर उसपे कोई अमल नहीं हुआ। हालाँकि अधिकतर देश उसको मानते हैं कि वहाँ के ऊपर पैलेस्टाइन और इज़राइल दोनों बनना चाहिए। यूएन भी इस बात पे कमिटेड है। यूएन पार्टीशन रेज़ोल्यूशन फिर उसके बाद 67 की वॉर के बाद जो तय हुआ था 242 एंड रेज़ोल्यूशन 338 के मुताबिक इज़राइल ने जितनी भी ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं अरब की, जो कि जिसके अंदर सीरिया का भी है, थोड़ा-सा पार्ट लेबनान का भी है, और बाकी फ़िलिस्तीन वहाँ से विथड्रॉ करेंगे। इज़राइल विथड्रॉ करने के मूड में नज़र नहीं आता। इस समय वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत फार राइट गवर्नमेंट है। बल्कि फार राइट क्या, उसमें अधिकतर लोग बहुत ज़िल्लत हैं, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट अ, के लोग हैं, जिनका मानना ये है कि पैलेस्टीनियन की वहाँ पे कोई ये जगह नहीं है। उनका मानना ये है कि ये बिब्लिकल लैंड है और इसको इनको खाली करना पड़ेगा, और जेरूसलम जो है वो एक यूनाइटेड कैपिटल है इज़राइल का। फिर उसके अलावा ये भी है कि वो ये भी कहते हैं कि वेस्ट बैंक जो है वो कहते हैं बिब्लिकल लैंड है, उससे हम कैसे विथड्रॉ करेंगे जहाँ पे उनके किंग्स एंड प्रॉफिट्स रूल करते थे। तो इस तरीके से कोई ना कोई बहाने से नहीं, और लगातार वहाँ पे सेटलमेंट बन रहे हैं। अब गाज़ा के अंदर भी प्रधानमंत्री जो वहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने पहला जो अ, अभी एक नींव रखी है पहले सेटलमेंट की, और ये कहा है कि ये एक्सपेंशन होगा, यानी गाज़ा के बेसिकली जो प्लान इस गवर्नमेंट का है वो नज़र आता है। वो एक ग्रेटर इज़राइल बनाना चाहते हैं, यानी पूरे पैलेस्टाइन जो हिस्टोरिक पैलेस्टाइन था, जिसको काट के इज़राइल बना, और ये है कि पूरा उसके ऊपर वो अपना राज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और वो ज्यूइश स्टेट बनाना चाहते हैं। और उनका मतलब वो ये चाहते हैं कि वहाँ से नॉन ज्यूज हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं, यानी अरब्स, चाहे वो क्रिश्चियन मूल के हों या मुसलमान हों, उनकी वो कहीं और जाए। और इसराइल के अंदर जो अरब हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि इतने समय से जंग चल रही है, उन्हीं ने कोई हित तो उनके पूरे हुए नहीं। और बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये जंग अ, बहुत लंबे समय तक चलेगी। स्वयं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा है कि ये जंग बहुत महीनों चलेगी। लेकिन उन्हीं ने साथ में ये भी अभी हाल में कहा है कि वो काफ़ी संख्या में जो वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय की गए, खासतौर से रिजर्विस्ट जो थे, उनको विथड्रॉ करने की बात की, और ये कहा है कि अब वो टारगेट किलिंग करेंगे, जहाँ-जहाँ आतंकवादी हैं उनको मार दिया जाएगा।
ये बड़ा मुश्किल काम है, कहाँ आतंकवादी हैं, कहाँ दूसरे लोग हैं, ये मालूम करना मुश्किल है। और चारों तरफ नीचे की तरफ पैलेस्टीनियन ने टनल्स भी बना रखी। अब ये है कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बहुत बदली हुई चली जा रही है। अमेरिका भी चाहता है कि कम लोग मरे, मगर ये है कि दूसरी तरफ अमेरिका लगातार पैसा भी उनको सप्लाई कर रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट भी उनको हासिल है, और फिर अभी हाल में भी नए वीपन्स अम्यूनिशंस की भी सप्लाई का वायदा कर लिया गया है प्रेसिडेंशियल डिक्री के तहत। अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल को बात सब समझने की ये है कि इसराइल को क्यों अमेरिका इतना सपोर्ट करता है। इतनी सपोर्ट वो किसी दूसरे मुल्क को नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसराइल एक ऐसा देश है जो अमेरिकन हित को इस पूरे क्षेत्र में प्रोटेक्ट करता है, और अमेरिकन हित सबसे बड़ा जो हित है वो तेल की सप्लाई है। उसको जब जब जिस जगह जहां से चैलेंज आया, इसराइल ने उसको उसके खिलाफ लड़ के उसको खत्म किया। सबसे बड़ा चैलेंज पहले आया अरब नेशनलिस्ट से, यानी इजिप्ट से नासिर के समय में। तो 67 की वॉर में नेशनलिज्म की हार हुई, यानी इजिप्ट की हार हुई, उसके साथ सीरिया की हार हुई, उसके साथ नेशनलिज्म की भी हार हो गई। और धीरे धीरे हमने देखा नेशनलिज्म का डिक्लाइन हुआ, और साथ में इस्लामिक ताकतों का बढ़ावा हुआ। सऊदी अरेबिया एक पावरफुल देश के रूप में इमर्ज आ गया, वहां से कट्टरपंथी विचारधारा जो की थी वो तमाम दुनिया में। और ये वो पीरियड है, तेल की कीमतें भी बढ़ी, तो और उनके साथ साथ नए मदरसे और ये सब खुले, और जिससे कि बहुत इस विस्तारधारा का प्रचलन का, का विस्तार हुआ। अब इजराइल का कहना यह है कि उनको जो बड़ा थ्रेट आ रहा है पश्चिमी देशों को, वो कट्टरपंथी ताकतों से आ रहा है। उनके खिलाफ यानी वॉर ऑन टेरर में इसराइल एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इस समय जो सबसे बड़ा खतरा अमेरिका या पश्चिमी देशों को लगता है वो ईरान से लगता है। ईरान और ईरान की समर्थक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हिजबुल्ला है, हमस है, फिलिस्तीन के अंदर गाजा पट्टी में, हिजबुल्ला लेबनान में है, फिर उसके बाद अंसार अल्लाह यानी हूती रेबल्स हैं यमन में, और शिया मलेशिया जो है वो इराक की। ये सबसे ज्यादा इसराइल की जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो इन सभी आतंकवादी संगठनों को, जिनको वो आतंकवादी कहता है, जिसको कि ईरान का मानना ये है कि ये आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, ये चारों तरफ फैले हुए जो है, इनको खत्म करने की बात करना है। बल्कि यही नहीं, बल्कि वो कहता है कि इस देश का जो सर है वो ईरान में है, यानी ईरान से भी उसने बदला लेंगे, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको साफ करके हम बदला लेंगे। ये जितनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो अमेरिका के भी नहीं, अमेरिका भी नहीं चाहता। अमेरिका भी यही चाहता है कि जो शिया मलेशिया इराक में बन गई हैं उनका सफाया होगा, तो तभी वो प्रो अमेरिकन रिजीम वहां पे बन सके। और हम सब जानते हैं, और अमेरिका का भी मानना है, इराक में बहुत हाई क्वालिटी का बहुत बड़ा तेल और गैस का भंडार है, और वो अमेरिका की अल्टीमेट गोल ये है कि 21st सेंचुरी अमेरिकन सेंचुरी है, और इस अमेरिकन सेंचुरी को बनाए रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि तेल के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए, न केवल पश्चिम एशिया का, बल्कि सेंट्रल एशिया का भी, यानी मध्य एशिया का। और इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान की में जो तालिबान की हुकूमत थी गिराई, और फिर बाद में लेके आए, उनको उम्मीद थी कि वो वहां से ईरान का रिजीम चेंज होगी। रिजीम कंटेनमेंट और रिजीम चेंज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट अंग हैं फॉरेन पॉलिसी के अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से मिलिटराइज्ड हो गई है। मिलिट्री यानी शक्ति के माध्यम से वो अपने मसलों को हल करना चाहते हैं, डिप्लोमेसी से काम नहीं चल रहा। ये पहले भी उन्हीं ने पहले कू करते थे, उस जमाने में ऑर्गेनाइज करते थे और हुकूमतों को बदल देते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो अब रिजीम चेंज पहले अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, और फिर अब उसके बाद ईरान की बात करते हैं।
क्योंकि कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक है, इसराइल का भी, इसी कारणवश इसराइल को सारे पश्चिमी देश सपोर्ट करते हैं। समय बदल गया है, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, लेकिन अमेरिकन उस पर नहीं मानते। अमेरिका का वर्चस्व भी बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, नई फोर्सेस इमर्ज हो रही हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, और डिफेंस सेक्टर में भी, और उसमें और दूसरी तरफ ये भी है कि न केवल ये शक्तियां हैं, उसके अलावा और दूसरी शक्तियां भी जो अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेट पहुंचाने पे तुली है, जैसे कि ब्रिक्स है। ब्रिक्स ये कहता है कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे, लोकल करेंसी या लोकल करेंसीज में आपस में ट्रेड होगा। पहले 5 मेंबर थे वो फाउंडर, फिर उसके बाद 6 ने अभी और ज्वाइन कर लिया, 25 और ज्वाइन करने वाले हैं, जो अगली समिट होगी इस साल के अक्टूबर में रशिया में, 25 और ये सारे लोग आपस में ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया भी डी डॉलराइजेशन प्रोसेस में जुड़ चुका है, वो जो नए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट तेल के चाइना से या दूसरे मुल्कों से कर रहा है, वो लोकल करेंसीज में कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर डॉलर का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो काफी कम हो जाएगा। इंटरनेशनल करेंसी उसको बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। ये एक बड़ा थ्रेट है, इसको कैसे इजराइल रोक सकता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि युद्ध जो है वो बहुत बड़े इस एरिया में अब फैल गया है। हुती रेबल जो है वो फिलिस्तीन की सॉलिडेरिटी में लगातार रेड सी जो है उसके ऊपर जो शिपिंग है, कार्गो शिपिंग, उसके ऊपर खासतौर से जो इजराइल के शिप्स हैफा पोर्ट जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहा है, और दूसरे शिप्स पे भी हुआ है, जिसके चलते हुए जो बाबुल मंदब स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करती है सुएज कैनाल से, और फिर सुएज कैनाल कनेक्ट कर देता है मेडिटेरेनियन से, यानी रेड सी को मेडिटेरेनियन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि रूट बहुत शॉर्ट हो जाता है और यूरोप कनेक्टिविटी बढ़ जाती है मेडिटेरेनियन के माध्यम से। वो अब बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। अब फिर उसके अलावा ईस्ट मेडिटेरेनियन में अमेरिका को बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट करना पड़ा है, सेना का, नेवल सेना का, और उनके युद्ध पोत यानी जंगी बेड़े वहां पे डिप्लॉय। पर्शियन गल्फ में ईरान के चलते हुए उन्होंने काफी प्रेजेंस है वहां पे बहुत बड़ी, और ईरान का मानना यह है कि पर्शियन गल्फ क्षेत्र जो है इसमें अमेरिका या यूरोप के देशों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी वहां के देश को ही करनी चाहिए। अब उनके रिश्ते ये सऊदी अरेबिया से भी अच्छे हो गए, सऊदी अरेबिया भी इसी तरह की बातें करता हुआ नजर आता है, तो वहां पे भी अमेरिका को काफी लगाना पड़ रहा है। फिर यही नहीं बल्कि बल्कि हम ये देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया ने भी एक नया टेंशन खड़ा कर दिया है वहां के, जिसके चलते हुए अमेरिका को वहां भी ट्रूप्स अपने डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। जापान और कोरिया को वो बार बार जंग की बात कर रहा है। चाइना का पहले से टेंशन चल रहा है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और साउथ चाइना सी में भी उसने उसकी विस्तारवादी नीति से बड़ी समस्या खड़ी है। तो बहुत लंबे उसमें चल रहा है। क्या अमेरिका इन सब चीजों से निपट पाएगा? सीरिया ने भी अभी अटैक शुरू कर दिए कल, वहां पे क्या कहते हैं, गोलान हाइट्स पे जो इसराइल के कब्जे में है, और हिजबुल्ला भी लगातार वहां से अटैक करता रहता है। तो इसराइल की भी आर्मी बहुत स्ट्रेस्ड है, कई फ्रंट पे उसको डील करना पड़ रहा है। सीरिया का भी फ्रंट है, फिर गोलान हाइट्स में भी, और उसके अलावा गाजा पट्टी में। तो ये सारी चीजें, फिर उसके अलावा उनकी 2% इकोनॉमी कम हो गई है इस साल, उनके पास लोग नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सफर कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग लोगों का आर्मी की वजह से, आर्मी डिप्लॉयमेंट, रिजर्विस्ट ने जो ज्वाइन कर रखा है, इसलिए उनको वो विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो बहुत जटिल समस्याएं हैं। ये मसले जो है, अधिकतर लोगों का मानना यह है कि ये जंग नहीं जीती जा सकती, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से ये हल होगी, और फिलिस्तीन को किसी न किसी
स्टेज में इसराइल को ये मानना पड़ेगा कि टू स्टेट सॉल्यूशन जिसके ऊपर बात हुई थी, अमेरिका भी कहता है मगर प्रेस नहीं करता इसराइल को। तो ये आने वाले समय में अब देखना है कि क्या अगर युद्ध होता है तो फिर वो न्यूक्लियर भी हो सकता है, खासतौर से ईरान के खिलाफ अगर बढ़ती है जंग तो ईरान भी कूद पड़ेगा। अभी तक ईरान और अमेरिका दोनों अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्टेज पे बढ़ जाती है, इराक के ऊपर बढ़ जाते हैं, अमेरिकन अटैक्स होते हैं या ईरानियन इंटरेस्ट पे होते हैं, तो ईरान भी ज्वाइन कर सकता है अपने सहयोगी दलों को, जिसको कि वो रेसिस्टेंस फोर्स कहता है, चाहे वो हुती रेबल हो या शिया मलेशिया इराक में हो या हिजबुल्लाह लेबनान में हो या सीरिया में उसके बहुत से ग्रुप्स हैं जो जिनको उनका समर्थन है। और सीरिया की जो आर्मी है या सीरिया की जो इस समय वहां पे जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है उसको भी खुल के इनको सपोर्ट हासिल है, और अमेरिका और रशिया भी इन लोगों को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। समस्या बहुत जटिल है। अब देखना ये है क्या बातचीत के माध्यम से मसलों का हल होता है या सैन्य। अगर सैन्य होता है तो बहुत भयानक वार होगी, और वो वार एक जगह नहीं होगी बल्कि फैल जाएगी पूरे रीजन। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और और उनको भी भेजिए ताकि सब्सक्राइब भी कीजिए, और उससे भी हमको बहुत मदद मिलेगी। दूसरी बात ये कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपने समय निकाल के इसको देखा, हम इसके लिए बहुत आभार। धन्यवाद।